गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे। सेलों के बारे में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन में पहले पाठ में उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले ही हम जानेंगे सेल क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सेलों के कितने प्रकार होते हैं और फिर उसके बाद सभी प्रकारों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सेल होते क्या हैं? सेल खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ हैं। जैसे हर घर में सिलवटना होगा तो सिलवटना किससे बना होता है? वो सेलों से बना होता है। हम लोग चौक खड़िया से लिखते हैं, वो किसका उदाहरण है? वो सेलों का उदाहरण है। और देखिए हम लोग कहाँ कहाँ सेलों का प्रयोग करते हैं। जब हम बचपन में स्लेट पर लिखते थे तो स्लेट क्या है? वो सेल हैं। जब लोग मकान बनवाते हैं और उसके बाद उन मकानों में पत्थर लगवाते हैं तो ये पत्थर संगमरमर के जो होते हैं वो क्या है? वो सब सेल हैं। तो सेल क्या है? हमारे खनिजों के मिश्रण से बने हुए पदार्थ हैं। खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ को सेल कहते। ठीक है, अब सेल पता चल गया सेल क्या होते हैं। अब हमें ये पता चले सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे सेलों के प्रकार, सेलों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 के सेल होते हैं आग्नेय सेल। नंबर 2 अवसादी सेल। और नंबर 3 रूपांतरित सेल। ठीक है, तो सेलों के प्रकार, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल और नंबर 3 रूपांतरित सेल। आग्नेय सेलों को हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल और अवसादी सेल जो होते हैं हमारे, इन्हें परतदार सेल भी बोलते हैं। और नंबर 3 रूपांतरित सेल, इन्हें कायांतरित सेल भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले आग्नेय सेलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अवसादी सेलों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूपांतरित सेलों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 आग्नेय सेल। इसको अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। आग्नेय ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इग्निस, लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से उत्पन्न हुआ है। और इग्निस का मतलब क्या होता है? आग। इग्निस का अर्थ क्या होता है? हमारा आग होता है। अगर पूछा जाता है इग्निस का क्या अर्थ है, तो इग्निस का अर्थ है आग। और इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। और आग्नेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आग्नेय शब्द की उत्पत्ति हुई है इग्निस, जो कि लैटिन भाषा का हमारा शब्द है। अब देखिए, जहां तक देखिए आग्नेय सेल में आग्नेय आ रहा है, आग्नेय से ही अर्थ है आग, तो इसका मतलब है इन सेलों का संबंध कहीं ना कहीं आग से है। देखिए इस कहानी को समझते हैं। पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी का भूगर्भ यानी पृथ्वी के नीचे अंदर बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे तत्व जो है पिघली हुई अवस्था में है। कैसे हैं? पिघली। पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है? पतली तथा ठोस है।
गैसीय पतली तथा ठोस है। लेकिन इसके नीचे इसके भूगर्भ में बहुत सारे पदार्थ हैं जो कि तरल अवस्था में हैं और बहुत ही गर्म हैं, अंदर एकदम दहक रहे हैं वो गर्मी की वजह से। तो ये जो अंदर पदार्थ एकदम दहक रहे हैं, गर्मी से पिघली हुई अवस्था में है, इसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। समझ में आ गया? तो मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के भूगर्भ में खनिज पदार्थ, खनिज तत्व जो है अत्यधिक गर्मी के कारण, ताप और दाब के कारण पिघली अवस्था में है, और ये गर्म और पिघली अवस्था में, तरल अवस्था में है, इसी को मैग्मा कहते हैं। फिर देखिए क्या होता है, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, कौन से होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी में जब विस्फोट होंगे तो प्रेशर की वजह से प्रेशर होगा रिलीज, तो फिर प्रेशर रिलीज होगा तो इसके साथ बहुत सारे तत्व जो है ये हमारी पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं। यानी ये मैग्मा जो है कहाँ जाता है? पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो यही हमारा लावा कहलाता है। लावा अपने साथ बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों को हमारे धरातल पर यानी पृथ्वी की ऊपर पट्टी पर लेके आता है। और जब ये मैग्मा जो है पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर आ जाता है तो भी धीरे 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 क्या होते हैं? ये ठंडे होते चले जाते हैं। और जब ये धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं तो इन्हीं आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। समझ में आया? आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे हुआ? इस क्रिया द्वारा आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। और इन्हीं शैलों से अन्य शैलों का भी निर्माण हुआ है, चाहे अवसादी शैल हो, चाहे हमारे रूपांतरित शैल हो। तो ये दोनों ही शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों से ही होता है, इसलिए इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्राथमिक शैल यानी इन्हीं शैलों से जो है अन्य शैलों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो प्राथमिक शैल किसे कहते हैं? आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आग्नेय शैलों के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। आग्नेय शैलों में कौन कौन से हमारे शैल आते हैं? जैसे ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, ये कुछ सेल हैं। ये सभी के सभी सेल जो है हमारे आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। तो फिर से समझ लीजिए कौन कौन से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। ये सेल जो कौन से सेल होते हैं? आग्नेय सेल। एग्जाम से पूछ देता है कि बेसाल्ट किस प्रकार का सेल है, तो हमें बेसाल्ट पता होना चाहिए। बेसाल्ट किस प्रकार सेल है? आग्नेय सेल के प्रकार का है। गैब्रो किस प्रकार का सेल है? गैब्रो जो है आग्नेय सेल है। डायोराइट किस प्रकार का सेल है? डायोराइट आग्नेय सेल है। तो हमने आग्नेय सेलों से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी, इसका थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, आग्नेय सेल को इंग्लिश में इग्नेस रॉक्स बोलते हैं। और ये आग्नेय सेल, ये आग्नेय शब्द की उत्पत्ति जो है इग्नेस, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, उससे उत्पन्न हुआ है। और इग्नेस का अर्थ होता है आग। और आग्नेय शैलों की उत्पत्ति जो होती है ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से होती है। भूगर्भ के, जो पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारा मैग्मा है, बहुत सारे पदार्थ हैं, महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, सब तरल पदार्थ में पदार्थ के रूप में रहते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट के समय जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसी मैग्मा को लावा कहते हैं। और जब ये लावा हमारा ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? आग्नेय सेल बन जाते हैं। और आग्नेय सेलों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट, ये जो है कुछ आग्नेय सेलों के उदाहरण हैं। और आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आग्नेय सेलों की विशेषताएं। तो आग्नेय सेलों की विशेषताएं, आग्नेय सेल कैसे होते हैं?
आग्नेय सेल कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। जब आग्नेय सेल कठोर होती है इसलिए इनका अपरदन जो होता है वो कम होता है। अपरदन, अपरदन का मतलब तो घिसना एक तरीके से, यानी कोई चट्टान है वो धीरे धीरे घिस रही है ना, घिस रही है, इसका मतलब उसका अपरदन हो रहा है। तो आग्नेय सेल कैसी होती है? कठोर होती है। जब कोई चीज कठोर होगी तो उसका अपरदन भी कम होगा, तो इसलिए आग्नेय सेलों का अपरदन कम होता है। नंबर 2 पॉइंट, सेल रवेदार तथा दानेदार होती हैं। कैसी होती हैं? रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं। इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। ध्यान देना है, इन सेलों में परत नहीं पाई जाती है। और आग्नेय सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब जीव का अंश। तो जीवाश्म क्या होता है? जैसे कोई जीव करोड़ों वर्ष पहले मर गया, खत्म हो गया, तो उसके फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब उसका एक चिन्ह। जैसे कोई मछली थी और किसी प्रकार की मछली मर गई और दो चट्टानों के बीच में दब गई, या तो उसके अस्थि पंजर, अंजर पंजर कुछ मिल जाए, या फिर वो अपनी छाप किसी चट्टान पर छोड़ दे, यानी उसकी छाप जो छूट जाती है, उसकी आकृति चट्टान पर छूट जाती है, तो वो उसकी आकृति है वो जीवाश्म कहलाती है। या फिर उसका कोई जो है अंग प्रत्यंग मिल जाता है, कोई आंजर पांजर मिल जाती है, तो वो हमारा जो है जीवाश्म कहलाता है। आग्नेय सेलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी क्रिया जो होती है उसी से, ज्वालामुखी क्रिया से ही इसका संबंध होता है। आग्नेय सेलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, ये सभी के सभी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवसादी सेलों के बारे में। नंबर 2, अवसादी सेल। या फिर परतदार सेल। अवसादी सेलों को परतदार सेल भी कहते हैं। अब ये परतदार सेल या अवसादी सेल बनते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझ लें कि हमने आसपास देखा होगा, जब बरसात होती है तो बरसात में पानी बहता है और नालियों के माध्यम से पानी जाता है, तो उसके साथ देखा होगा पन्नी, पॉलीथीन, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टियाँ, फूल पत्ती, या फिर डालियाँ, छोटी छोटी डालियाँ, टहनियाँ, ये सब बहती चली जाती हैं। और जब इसका बहाव कम होता है, बहाव की गति कम होती है, तो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये इकट्ठा हो जाता है, इसी को अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसाद। तो ये अवसादी सेल कैसे बनते हैं? अवसादों के इकट्ठा होने से, यानी अवसाद हुए इकट्ठे, उसके कुछ समय पश्चात उसी के ऊपर फिर अवसाद इकट्ठे हो गए, फिर उसके कुछ समय पश्चात उसी के बाद उसके ऊपर फिर अवसाद इकट्ठे हो गए। यानी अवसाद इकट्ठे होने की प्रक्रिया जो होती है वो कई साल लग जाते हैं, हजारों लाखों वर्ष प्रक्रिया के स्वरूप अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं। और इन अवसादों के इकट्ठे होने के पश्चात धीरे 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 फिर हमारी अवसादी चट्टानों का या अवसादी सेलों का निर्माण होता है। तो हमारे अवसादी सेल या परतदार सेल जो होते हैं वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, हवा। नंबर 2, बहता पानी। और नंबर 3, हिमानी। देखिए, इसमें आप हवा को जानते हैं, बहते पानी को भी जानते हैं, पानी को जानते हैं, हिमानी को नहीं जानते हैं। हिमानी क्या होती है? देखिए, हिमानी हिम से बना है हिमानी, यानी ये जैसे हमारे पर्वत होते हैं, चट्टानों के पर्वत होते हैं, वैसे ही जो है बर्फों के बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये ध्रुवों पर है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इन्हीं पर पाया जाता है। ये कब बनते हैं? जब जो है जैसे बर्फ हिमवर्षा हो रही है, मतलब आपकी बर्फ गिर रही है आसमान से, लेकिन उसका जो है पिघलाव कम हो रहा है, यानी पिघल कम रही है लेकिन बर्फ ज्यादा मात्रा में आपकी ऊपर से बरस रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बर्फ पिघलती कम है और गिरती ज्यादा है, तो धीरे 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 क्या है, जो गिरने वालों की संख्या, जो ऊपर से जमा होने वाली संख्या बढ़ती चली जाएगी बर्फ की, और पिघलने की संख्या धीरे धीरे
कम होती चली जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो है बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, यानी धरातल पर बहुत बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं बर्फों के। तो ये बर्फों के जो पर्वत होते हैं इन्हीं को हम हिमानी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो है शुद्ध जल हमें हिमानी से ही प्राप्त होता है। पॉइंट याद कर लीजिए, हिमानी से जो जल प्राप्त होता है वो सबसे शुद्ध होता है। हिमानियां पिघलती हैं और धीरे धीरे वो पर्वतों के रास्ते से पानी नदियों में और आता है और हमको प्राप्त होता है। अब देखिए अवसाद कैसे इकट्ठे होते हैं, परतें कैसे बनती हैं। तो देखिए हवा, पहले हवा वाला, फिर पानी समझेंगे, फिर हिमानी से समझेंगे, ठीक है। तो हवा से क्या होता है, जब हवा जो है जब बहती है, बहुत तेज हवा बहुत आंधी आ रही है ना, नहीं बहुत जब तेज हवा का बहाव हो जाता है तो कहते हैं आंधी आ रही है। तो ये आंधी जो होती है, जो हवा होती है, वो क्या साथ लाती है, धूल लाती है। जब देखा होगा धूल कण टकराते हैं, छोटी मोटी खरपतवार है वो शरीर से टकराने लगते हैं और पूरा शरीर नैर में गंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और फिर घर आते हैं हमें नहाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, वो आंधी क्या धूल कण ला रही है। तो वो अब हवा जो है धूल कण लाती है और धीरे धीरे धूल कण जब हवा की कहीं गति कहीं ना कहीं तो कम पड़ेगी, जहां पर हवा की गति कम होगी वहीं पर वो धूल कण धीरे धीरे जमीन पर आपके गिरते जाएंगी। यानी धूल कण जो है धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। यो जब ये धूल कण जब इकट्ठे होने लगते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, हमारा लोयस का निर्माण करते हैं। लोयस का निर्माण होता है, क्या होता है, लोयस। ठीक है, समझ में आया ना। ये मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पहाड़ से बन जाते हैं, इस तरीके से आकृति बन जाती है। ये किसके द्वारा बनती है, हवा द्वारा। तो लोयस का निर्माण किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा लोयस का निर्माण होता है। बहता हुआ पानी क्या करता है, जब पानी बहता है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहा कर ले जाता है। तो पानी बहुत सारे अवसाद बहा कर ले जाती है, तो धीरे धीरे मैदानों पर या समुद्र के किनारों पर ये अवसाद धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जाते हैं। नदियां बहाकर लेके आती हैं और अवसाद इकट्ठे करती जाती हैं, और धीरे धीरे कई वर्षों में इन अवसादों की जो मोटाई होती है वो हजारों मीटर मोटी अवसादों की परत बन जाती है। और ये जो है क्या बनाती है, परतदार सेलों का निर्माण करती है, अवसादी सेलों का निर्माण करती। इसी प्रकार हिमानी, ये जो है बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ होते हैं। तो ये जब पिघलते हैं, जब पिघलेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बहेंगे, ढलान की तरफ बहेंगे। तो जब बहेंगे तो अपने साथ रास्ते में आने वाले जितने भी अवसाद हैं, ये सब अवसाद बहाकर ले जाती है, और फिर यही प्रक्रिया के माध्यम से जो है परतदार सेलों का निर्माण होता। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमारा आया है इसमें हिमालय, क्या है, हिमालय के बारे में जान लीजिए। एक तो हिमालय क्या है, इसे भारत का पहरेदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का पहरेदार। और ये जो भारत का पहरेदार हिमालय है, वो जो है हमारा अवसादी या परतदार सेलों से इसका निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, अवसादी सेलों से जो है हिमालय का निर्माण हुआ है, या परतदार सेलों से हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखिए कौन कौन से अवसादी सेल होते हैं जो हम जानते हैं। जैसे हम लोगों ने स्लेट देखी होगी, बलुआ पत्थर देखा होगा, खड़िया, चौक, ये हमने देखी होगी है। और हमने चूने का पत्थर देखा होगा, ठीक है, स्लेट, बलुआ पत्थर। और हमने क्या देखा है, और हमने कोयला भी तो देखा है, काला काला होता है, तो हमने कोयला भी देखा है। यानी स्लेट, बलुआ पत्थर, खड़िया, चूने का पत्थर, कोयला, ये सब जो है हमारी कौन से हैं,
अवसादी सेलों के उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जाता है पेपरों में, एक तरीके का इसमें दे देंगे और फिर बताएंगे कि इसमें जो है इस प्रकार का सेल है। स्लेट दे देंगे, बताओ स्लेट कौन से प्रकार का सेल है, आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है या रूपांतरित सेल है। तो हमें बताना है सेल कैसा है, अवसादी सेल है। बलुआ पत्थर कैसा है, अवसादी सेल है। खड़िया कैसी है, अवसादी सेल है। चूने का पत्थर कैसा है, अवसादी सेल है। भूला कैसा है, हमारा अवसादी सेल है। अब हम परतदार सेलों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो परतदार सेलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए नंबर 1, परतदार सेलों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। तो हमने जो पहले पढ़ा था परतदार सेलों के बारे में भी पढ़ा था, तो हमने बताया था ना अवसादों से। तो अवसाद कैसे हो सकते हैं, चट्टाने हैं, चट्टाने जो होती हैं आपकी कैसी हो रही हैं, धीरे धीरे घिस रही हैं, यानी उनमें अपरदन हो रहा है। तो अपरदन से जो है या फिर जीवाश्मों से या फिर वनस्पतियों के एकत्रीकरण से, यानी हमारे जो है चट्टान चूर्ण, जीवाश्म और वनस्पतियां ये सब इकट्ठी हो रही हैं और धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाती हैं और कई सालों के बाद वो जो है परतदार सेलों का निर्माण करती हैं। तो इसलिए क्या परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय सेलों में जो थे जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, लेकिन परतदार सेलों में जीवाश्म हमारे पाए जाते हैं। ये हमारा पॉइंट नोट करने वाली चीज है। आग्नेय सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और परतदार सेलों का निर्माण जो होता है चट्टान चूर्ण, जीवाश्मों और वनस्पतियों के एकत्रीकरण यानी इकट्ठा होने से होता है। परतदार सेलों में परतें पाई जाती हैं। कैसी परतें, तो सेल कैसे परतदार सेल के परतें जमा होती जाती। परतें जमा होने से ही तो परतदार सेलों का निर्माण होता है। अवसाद लेके आती हैं, अवसाद आते हैं और धीरे धीरे परतों की तरह परतों में वो जमते चले जाते हैं। इसलिए परतदार सेलों में क्या परतें पाई जाती हैं। परंतु सेल रवेदार नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते, रवेदार, रवा, जैसे रवा नहीं होता हमारा सूजी का हलवा खाते हैं, तो जैसे उसके दाने होते हैं रवेदार, तो वो रवेदार नहीं होते। इसके सेल कैसे नहीं होते हैं, रवेदार नहीं होते हैं। परतदार सेल हमारे क्या है, नंबर 3 पॉइंट, परतदार सेल हमारे मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं, मुलायम। लेकिन कुछ जो होते हैं वो कठोर भी होते हैं। ऐसा नहीं सारे मुलायम होते हैं, कुछ कठोर भी होते हैं। जैसे चीका मिट्टी, पंख, ये जो है हमारा कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है। पर तो चट्टाने जैसे बलुआ पत्थर क्या होता है हमारा, ये बहुत सख्त होता है। जबकि चीका मिट्टी और पंख जो होते हैं बहुत मुलायम होते हैं। आप कहते हैं पंख क्या होता है, राजी नया शब्द आपने सुना होगा। चीका मिट्टी तो जानते होंगे गांव में सभी लोग, पंख नहीं जानते होंगे। तो पंख क्या होता है, वो धूल और पानी का मिश्रण, धूल और पानी का मिश्रण। तो धूल और पानी का मिश्रण होता है, उसे हम पंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंख। ठीक है, समझ में आया। पंख धूल और पानी के मिश्रण को पंख कहते हैं। नंबर 5 पॉइंट हमारा, नंबर 4 पॉइंट हमारा, परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। क्या क्या मिलता है हमारा परतदार चट्टानों में, खनिज तेल कहां से प्राप्त होता है हमारा, परतदार चट्टानों से। कोयला कहां से प्राप्त होता है, परतदार चट्टानों से। और इसी प्रकार बहुमूल्य बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो हमें परतदार चट्टानों या अवसादी सेलों से प्राप्त होते हैं। अब ये जो कोयला के खानों में बताते हीरा मिलता है। हीरा क्या है, हीरा एक बहुमूल्य पदार्थ है और कहाँ पाया जा रहा है, अवसादी चट्टानों में, अवसादी सेलों में। ठीक है, अब हमने परतदार सेलों की विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल किसे कहते हैं। रूपांतरित सेल, रूपांतरित सेल, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि रूपांतरित यानी रूप में अंतर से होने वाले सेल, यानी कहने का मतलब क्या, रूप में अंतर आने पर जिन सेलों का निर्माण होता है वो हमारे रूपांतरित सेल कहलाते हैं। अब रूप में किसमें अंतर आएगा, हम कौन कौन से सेल पढ़ चुके हैं, आग्नेय सेल और अवसादी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आग्नेय या अवसादी सेलों के रूप में अंतर
रूप में अंतर आने पर क्या होता है, रूपांतरित सेलों का निर्माण होता। ठीक समझ में आया? तो रूप में अंतर आएगा कैसे, अपने आप आ जाएगा कि अग्रणी सेल अवसादी सेल अपने आप रूपांतर नहीं, ये जो है कई वर्षों में जो है ये प्रक्रिया होती है। और कब होती है, अधिक ताप और अधिक दाब। समझ में आया ना? अधिक ताप और अधिक दाब की अवस्था में आग्नेय और अवसादी सेलों के रूप में पर अंतर आने के कारण जो है रूपांतरित सेलों का निर्माण होता। ठीक है, यानी आग्नेय और अवसादी सेलों के रूप में, उसके आकार में, उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आने के बाद जो है रूपांतरित सेलों का हमारा निर्माण होता है। अब हम जानेंगे, देखिए कौन कौन से आग्नेय सेल हैं और कौन कौन से रूपांतरित अब हम जानेंगे कौन कौन से आग्नेय सेल या हमारे अवसादी सेल हैं जिनके रूपांतरण के पश्चात जो है हमारे रूपांतरित सेलों का निर्माण हुआ है। तो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर। देखिए, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, कोयला और चूना पत्थर। ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस। ग्रेनाइट हमारी जो है किस प्रकार का सेल है, आग्नेय सेल है, और इस आग्नेय सेल में रूपांतरण के पश्चात नीस बनता है, और नीस क्या हमारा रूपांतरित सेल है। ऐसे ही बलुआ पत्थर, कोयला और चूना पत्थर, ये तीनों के तीनों हमारे अवसादी सेल हैं। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। ठीक है, कोयले से हमारा क्या बनता है, हीरा, ग्रेफाइट, और चूना पत्थर से क्या बनता है हमारा, संगमरमर। क्या बनता है, संगमरमर। हीरा जो है सबसे बहुमूल्य पदार्थ है, और हीरा जो है सबसे महंगा पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है, इसका प्रयोग क्या होता है, हमारी जो पेंसिलें होती हैं, जो पेंसिल की छड़ होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट से बनती है। और संगमरमर आपने देखा ही होगा, आजकल लोग घर बनवाते हैं, संगमरमर का जो है पत्थर बिछवाते हैं। और आपका संगमरमर का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या है, ताजमहल। क्या है, तो ताजमहल किस पत्थर का बना हुआ है, ताजमहल हमारा संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। तो हमने रूपांतरित सेलों में समझा कि आग्नेय और अवसादी सेलों में अधिक ताप और दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उनके रूप में, उसके आकार में, उनके गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है और एक अन्य प्रकार के सेलों का निर्माण होता है जिन्हें रूपांतरित सेल कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से नीस, क्वार्टजाइट, हीरा, ग्रेफाइट, संगमरमर ये हमारे रूपांतरित सेलों के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट हमारी आग्नेय सेल है और इससे नीस का निर्माण हुआ है। बलुआ पत्थर हमारा, कोयला, चूना पत्थर, ये तीनों हमारे जो है अवसादी सेलों के उदाहरण है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, कोयला से हीरा और ग्रेफाइट, चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण हुआ है, और ताजमहल जो है हमारा संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है। रूपांतरित सेलों की विशेषताएं। नंबर 1 पॉइंट, रूपांतरित सेल ताप व दाब के द्वारा बनती है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो रूपांतरित सेल कैसे बनते हैं, ताप व दाब द्वारा। ताप और दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है। कैसी होती है,
कठोरता, जो आपकी रूपांतरित सेल है, जो उनके जो भी जितने उदाहरण हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, कठोर हैं, क्योंकि रूपांतरित चट्टानें कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। ये चट्टानें मूल्यवान संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती हैं। आज हमने सेलों के बारे में जाना, सेल क्या होते हैं, सेलों के प्रकार क्या होते हैं और सेलों की विशेषताएं क्या हैं और उनका उपयोग क्या है। बच्चों, जो इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है, जो व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप कॉपी पर लिखते चले जाइए और लिखने के बाद आप धीरे धीरे उसके नोट्स तैयार कीजिए। जो भी समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस वीडियो का लाभ ले सकें और आगे अपने भविष्य में प्रगति कर सकें। फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।